दोबारा से सवाल कर रहा हूँ। अच्छा मैंने सुना कोक स्टूडियो बड़ा ह्यूज बजट देता है, कोई ऐसी हकीकत है इसमें आए बस? रोजियो की कहानी क्या है? सामने लोग होंगे, मैं स्टेज पे जाऊंगा, लोग तालियां बजाएंगे और पूरा बकअप करेंगे। यस, तो ऐसा हुआ नहीं। BNU रैप बैटल एक होता था उस वक्त फेस्टिवल पे। पढ़े हैं? मैं BNU से पढ़ा। इस पे भी आएंगे हम, आगे चलेंगे। अभी मोहब्बत हुई और मोहब्बत की होंदी है, चलिया जी नू जी होंदी है। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਮਹਿੰਦੀ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਟੋਏ ਵੇਖ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੀ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਸੈੱਟ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਚਿਕਨਾ ਤੇ ਡੈਂਡੀ, ਹੋ ਟੁਰਨਾ ਵਾ ਅਗਰਾਂ ਤੇ ਮਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੱਟ ਗੱਟ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਚਲੇ ਜੀ। हाइलाइट्स आपने देखी, आज आपको बताएंगे कि कोक स्टूडियो के फेमस गाने मगरों ला के पीछे की कहानी क्या थी, रोजियो ने ये गाना कितने अरसे में तैयार किया, जुल्फी भाई ने रोजियो को कैसे ढूंढा और रोजियो का असल नाम क्या है, रोजियो को जिंदगी में कैसी कैसी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी, ये तमाम बातें इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगी। इतनी खूबसूरत शर्ट, ये जो फ्लोरल किस्म की आपने पहनी है, ये मुझे दे के जाएंगे आप? नहीं ये खास शर्ट है। अच्छा ये मेरे दोस्त की अम्मी ने हमारे लिए एक शूट के लिए बनाया था। अच्छा, वेरी नाइस। फिर मतलब आप नहीं देंगे? नहीं। और ठीक है जी, फिर हम कहीं इस तरह की ढूंढेंगे, आपको इसकी याद दे जाएंगे, आप इसके साथ एक तस्वीर उतार लेना। डन। अच्छा शिरोज, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हम आते हैं कि रोजियो की कहानी क्या है। ये नाम रोजियो, रोमियो रोजियो की कहानी अक्सर लोग पूछते हैं, और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। ये जब मैं लोगों को बताता हूँ ना, जो लोग रोजियो के नाम से पहचानते हैं, जब उनको पता चलता है कि मेरा असल नाम शाहरोज़ है, तो वो समझ रहे होते हैं कि शायद रिजवान होगा इसका नाम। अच्छा, रजी रोजियो के साथ निकलता ही वो फिर रिजवान है। वो शाहरोज़ के एंड से मैंने रोज़ लिया, एंड अगर मैंने ईओ डाल दिया तो रोजियो बन गया। इसके पीछे कोई ऐसे कोई डीप कहानी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये भी है कि कुछ मैं इस तरह की हरकतें शुगर में करता था, जो है किसी दोस्त को जैकेट पहना दी है कुछ, मैं कहता देख मेरी रोमियो वाली दोस्त मेल था या फीमेल? वो मेल था। अच्छा ये दूसरी दोनों तरफ बातें गलत जा सकती थी, मेल के केस में भी, फीमेल में भी, लेकिन वो दोस्ती के उसमें वो तो दोस्ती का एक वो था, बिल्कुल एक्सप्रेशन था। अच्छा, तो ये कहानी जो शुरू हुई, आपका जो गाना आया माशाल्लाह, और मैं कहता हूँ छाया हुआ है, मगरों ला, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? जो मगरों ला अमूमन हम आम तौर पर वहाँ यूज़ करते हैं कि मेरे मगरों ले यार तू जा अपना काम कर, तो मगरों ले इसका नाम क्यों रखा गया? मगरों ला का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब जुल्फी भाई ने मुझे बुला के सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि हमने कोक स्टूडियो के लिए हम एक ट्रैक सोच रहे हैं इस तरह, तो आप अगर उसकी वो BTS भी देखेंगे ना, BTS के अंदर जुल्फी भी मेंशंस के बिफोर द सॉन्ग एग्जिस्टेड, उससे पहले उनके दिमाग में ये था कि अच्छा रोजियो है एक आर्टिस्ट मेरे पास, उसका रोल ये होगा कि शादी के अंदर जो है ना वो वेडिंग क्रैशर बन के आया हुआ है। अच्छा, तो मगरों ला से पहले वो शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता था कि हमने एक शादी ट्रैक बनाना है। तो उसके बाद फिर उस शादी के ट्रैक के अंदर वो वाली फील लेके आनी थी कि अगर आप आए हुए हो एक फंक्शन के ऊपर, एक इवेंट, खुशी का मौका है, तो यू नीड टू फॉरगेट जो आपके दिमाग पे और चीजें वे डाउन कर रही हैं आपको, और उनको मगरों ला करना है। अच्छा, और फिर आपने सही तरह से आगे प्यार फुल पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, जो कि मोमेंट है बिल्कुल सही शादी का। सही, मतलब उसमें ये कहा गया कि वो जो सोचें चल रही होती हैं बंदे के दिमाग में, और कहीं होता कहीं है और सोच कहीं और की होती है, तो उसको फॉरगेट, मगरों ला। सही हो गया, ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, जुल्फी भाई ने किस तरह से अप्रोच किया, इसकी क्या कहानी है, और कहाँ से रोजियो को ढूंढा, शेरोज को ढूंढा? मेरी ना मैंने एक कोलैबोरेशन किया था अपने दोस्त के साथ, मुजू, वो भी एक आर्टिस्ट है, हमारे ट्रैक का नाम था फितूर। तो आई थिंक वो किसी ने उनको भेजा था जुल्फी भाई को, और वहाँ से जुल्फी भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था उस वक्त एक जिंगल के लिए। दिस वाज अबाउट 3 or 4 years ago आई थिंक। ठीक है, तो हमने उस जिंगल पे काम किया। उस वक्त अभी जुल्फी भाई का भी मतलब वो कोक स्टूडियो के ऊपर आने का चल रहा था, तो वो इन द वर्क्स था सारा सीन। तो फिर जब ये वाला सीज़न आया, जब इसकी के काम के ऊपर जो है वो फोकस शुरू हुआ, तो फिर बस उन्होंने एक दिन मुझे आई थिंक मैसेज किया था, कॉल किया था, और मेरे दिमाग में था कि अगर इन्होंने मुझे बुलाया है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली कोक स्टूडियो के लिए होगा। लेकिन उस वक्त भी मैं थोड़ा सा ना अपने वो उम्मीदों को थोड़ा वो कम करके मैं गया था कि अच्छा अगर ना हुआ तो मुझे ये ना हो कि मैं डिसअपॉइंट हो गया कि यार कोक स्टूडियो की बात नहीं हुई। अच्छा, आपको बुलाया मैसेज करके कि कहीं मिलो? वो अपने बेसमेंट के अंदर ही, जो जहाँ पर उनका स्टूडियो बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने काम करना है एक ट्रैक के ऊपर। तो 90% मेरे दिमाग में यही था कि यार ये कोक स्टूडियो की तरफ बात जा रही है। ठीक है। तो फिर जब उन्होंने बताया तो मैं तो एक्साइटेड, तो सारे लफ्ज़ यूज़ करते हैं लेकिन वो बस जज्बात जो हैं वो लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकते। आई वाज वेरी हैप्पी
और फिर मैंने घर आके भी सबको बताया कि ये एक पॉसिबिलिटी है। मैंने ये नहीं कहा था कंफर्म है, मैंने कहा था कि ये हो सकता है, बात शुरू हो गई है। तो बस इस तरह फिर वो ट्रैक के ऊपर काम चलता गया है। नाउ अब हम यहाँ पर बैठ के बात करें ट्रैक के बारे में। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बहुत ही मज़े का ट्रैक है और एक पार्टी ट्रैक है जिस पे हम आगे शादियों पे देखेंगे भी लोग नाच रहे होंगे और डांस कर रहे होंगे और रोजियो को याद कर रहे होंगे। अब ये नहीं पता कि रोजियो की शादी कब होने वाली है, इस पे आ जाते हैं। रोजियो ये तो बताओ ऐसे शादी कब कर रहे हो? वेडिंग सॉन्ग तो अपना बना लिया ना? तो बना लिया है। अब वेडिंग कब बना रहे हो? मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, वो ट्रैक के अंदर भी जो लाइनें हैं ना वो सारी इसी से रिलेटेड है ना, कि वेडिंग क्रैश शुरू हुआ है, कभी जाके किसी अंकल को कह रहे हैं हाँ जी आपका बेटा जो है उसकी बात पकी हुई है, तो वो लोटी शोटी डालते हैं, बात सारी इस तरह की हो रही है। तो उन दिनों में ना मेरे कज़न की बात पकी हुई थी। अच्छा। जब भी मैं ट्रैक लिख रहा था, ठीक है, जब ये सारे ट्रैक का बन रहा था, तो वो ज़ाहिर है घर के अंदर माहौल होता है, ढोलकियाँ हो रही होती हैं, आप इधर उधर जा रहे होते हो। तो इसी तरह एक किसी इवेंट पे मेरे चाचू ने मेरे ख्याल मेरे कज़न को कहा था कि हाँ भाई टंगे हैं फिर। तो ऐसे आप ये भी बड़ा जुमला बोला जाता है कि हाँ भाई टंगिया गए। तो वो फिर मैं जुल्फी भाई को बताया, मैंने कहा ये भी बातें चल रही हैं तो इसको भी हम लिरिक्स के अंदर डालते हैं। अच्छा, मैंने सुना कोक स्टूडियो बड़ा ह्यूज बजट देता है, कोई ऐसी हकीकत है इसमें? आए बस ये जो आपकी मुस्कुराहट है इसके पीछे वो मैं आपको बताता हूँ, एक आर्ट भी है। मेरा जो मैनेजर है ना वो डील करता है सारी इन चीज़ों के। हमारा सारा फोकस ये होता है कि जो काम हो रहे हैं हम उसको देखें, फिर साइड बाय साइड जाहिर है वो चीज़ें भी चल रही होती हैं, डिस्कशंस चल रही होती हैं बजट के हवाले से। तो ठीक है, अच्छा बजट था। सही है, मतलब कोई निगोशिएशन तो नहीं होती रही कि आप कहते हो कि नहीं यार इस तरह नहीं, इतने में नहीं, यहाँ बस कहा ठीक है जितना उन्होंने कह दिया बस इट्स फाइन। नहीं, वो इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी वो, क्योंकि बजट वगैरह तो एक साइड पे, दूसरा आई थिंक मेन चीज़ किसी भी स्पेशली न्यू कमर आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। तो एक तो वो आपकी डायरेक्ट एक आपकी उसकी अर्निंग होती है ना ट्रैक की, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट अर्निंग वो होती है कि आपको एक बार एक्सपोजर मिल गया है, फिर आपको और एवेन्यूज इतने ज़्यादा खुल जाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली उसी अपॉर्चुनिटी की वजह से वो खुल रही होती हैं चीज़ें। वो सारा मामला ना काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा गया, अच्छा चला गया। फिर जब गाना लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे किधर थे, क्या रिएक्शंस थे, कितने बजे लॉन्च हुआ, घर वालों के साथ ही थे या बॉयज़ के साथ थे? नहीं, मैं घर वालों के साथ था, फिर उसके बाद बॉयज़ के साथ भी था। ठीक है। वो संडे के संडे ट्रैक्स आ रहे हैं कोक स्टूडियो के, तो हमें जब मुझे तो तकरीबन मेरे ख्याल रमज़ान के एंड पे पता चल गया था कि जी ये अब टाइमलाइन शुरू हो गई है, ठीक है, और इस डेट को आपका ट्रैक जो है मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा। तो घर के अंदर भी सबको वो डेट दिमाग में थी। तो संडे को रात को 8 बजे मेरी फैमिली, बाकी कज़न्स, चाचू वगैरह सब भी आ गए देखने के लिए। तो मुझे याद है वो हमने पहले ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया, उसमें से आवाज़ फट रही थी, फिर हमने दोबारा से शुरू करके टीवी का स्पीकर ऑन किया। लेकिन वो 3-4 मिनट जो है ना, वो मैं ज़ाहिर है वो वीडियो तो देख ही रहा था, खुद भी पहली बार मतलब पूरी वीडियो देख रहा था, लेकिन मैं साथ साथ बाकियों के भी रिएक्शंस देख रहा हूँ कि यार बाकी सारे कितना, जब मैं अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था जब देखा? वो तो मेरे से भी ज़्यादा खुश थे। वाह। बल्कि ओवरऑल मेरी, मैं कहूँगा जितने भी फैमिली में जितने भी लोग थे वो सब, और अभी भी वो सब, बल्कि उनकी खुशी से भी मेरी खुशी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो उनकी खुशी कुछ और ही है कंपेयर टू माइन। इसी तरह जब वो बिलबोर्ड्स वगैरह का, फिर जाहिर है एक आपको पता होता है कि लगे हुए हैं, तो आप देखने भी निकलते हो, तो वो सबके दिमाग में ये भी एक्साइटमेंट थी कि यार हमने बिलबोर्ड्स देखने जाने हैं। तो मतलब शेरोज जो है वो सेलिब्रिटी बन गया घर के अंदर बात हो रही है। घर के अंदर तो ये बात हो रही है, मुझे तो नहीं कुछ इस तरह अपने अंदर कुछ फील होता कि कुछ बदला है। तो यू आर डाउन टू अर्थ, लाइक यू आर नॉट लाइक ईगो आ गई हो और अकड़ आ गई हो कि भाई मेरा कोक स्टूडियो में गाना आया यार, ये सीन तो नहीं हुआ? ये मुझे नहीं पता कि मैं हूँ कि नहीं, वो ईगो होना या ना होना वो दूसरे के जजमेंट के अंदर होता है कि इस बंदे में है कि नहीं है। मैं खुद कहता हुआ तो नहीं, मैं उसकी कोई उसमें बात में कोई वेट तो नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नहीं जी मेरे में मैं बहुत हम्बल हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। इतना ज़रूर है कि हकीकतन मुझे इन चीज़ों की वजह से कभी भी इस तरह का कुछ हुआ है, पिछले भी कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हो या ये कोक स्टूडियो हो गया हो, तो मुझे कुछ फील नहीं होता कि कुछ बदला है। यू नो, आई एम स्टिल द सेम पर्सन। ओके, इट्स गुड। मेरी हकीकत वही है, आई वांट टू बी ट्रीटेड द सेम वे, और उसी तरह कि मैं आपकी तरह ही, मतलब उन्हीं लोगों में, और यू नो मतलब सेम वो वाली रूटीन्स चल रही हैं जो पहले थी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया। तो अच्छा,
इसका हम अगर स्टार्ट पूछें, अभी तो आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखा है सबने, स्टार्ट कहाँ से हुआ था जो शेरोज़ ने सोचा था कि यार मैं कुछ लिखूँ, ये म्यूज़िक में आऊँ, इंडस्ट्री में आऊँ? तो ये थोड़ी सी कहानी बताओ ना अपनी, कि क्या सीन था? 3-4 मौक़ों पे मैंने ये बात की है अपने पास जहाँ से शुरू किया, लेकिन कभी मतलब इतना पीछे नहीं गया कि एग्जैक्टली मतलब वो नहीं, आज हम पहला बहुत ट्रैक पीछे क्या से था। हाँ, चलेंगे, बहुत पीछे चलते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। वो आई थिंक मैं उस वक्त ओ लेवल्स में था। ठीक है। मुझे और मेरे बड़े भाई को बहुत ज़्यादा शौक था रैप करने का। तो हम लोग गाने याद करते थे, फिर अक्सर उसके पास आईपॉड होता था, आईपॉड पे वॉइस मेमोज खोल के उस पर रिकॉर्ड कर लिया, मैं, मेरा भाई और मेरा कज़न। वहाँ से ना मैं कहूँगा उस वक्त कुछ वो सीरियस नहीं चल रहा था, मैं शुगर में हमें पता था कि यार हम ये कर सकते हैं, तो शुगर लग जाता, कर लेते थे। वो बहुत ही ग्रेजुअली ना शौक इंक्रीज़ होना शुरू हुआ जब लोगों का फीडबैक आना शुरू हुआ। इवन दो अब व्हेन आई लुक बैक तो वो बहुत ही एमेचर अटेम्प्ट्स थी। वो जाहिर है अब आप आगे चले जाते हैं तो आपको लगता है कि यार पीछे वाला काम क्या था, मैंने क्या किया था, क्या चुस मारी थी। सही बात है। तो उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन का भी शौक हुआ ना, तो मुझे याद है एक वेबसाइट थी ऑनलाइन, उसके ऊपर मैंने एक पहले अपनी बीट बनाई थी और उसके ऊपर गाना रिकॉर्ड किया था। तो करते करते हैं कभी फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया, कभी कोई माइक किसी से बोरो कर लिया। प्रॉपर वीडियो ऑडियो नहीं करवाई? नहीं, किसी दोस्त ने कहा नहीं प्रोडक्शन से कि यार ये वीडियो करते हैं, इस पे कुछ इस तरह का प्लान नहीं किया? नो, अब तब तक नहीं, जब तक कि मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2016 के अंदर मैंने एक ट्रैक बनाया था। मेरा एक उस वक्त BNU रैप बैटल एक होता था उस वक्त फेस्टिवल पे। मैं BNU से पढ़ा। इस पे भी आएंगे हम, आगे चलें। सही है, आपका बड़ा इंटरेस्ट है BNU में। बिल्कुल है। तो BNU के अंदर वो रैप बैटल की वजह से मेरा एक लिंक बना था साई सराइकी रैपर। ठीक है। उसके साथ मैंने ना एक ट्रैक किया था 2016 कोर के नाम से, और उस पहली वीडियो थी मेरी, जिसके अंदर मुझे याद है अभी तक मेरे अब्बू फॉर एग्जांपल पूछे थे कि यार वो आपकी वीडियो थी जिसमें आप अपने बेड से उठ के नीचे कमरे में आते हो, किचन में आके दूध पीते हो, फिर बाहर जाते हो, वो कहाँ गई है? मैंने कहा वो तो मैंने रिमूव कर दी काफ़ी देर पहले। क्यों? बस वो मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर ख़ास तौर पर एक चीज़ थी कि अगर मैंने एक ट्रैक बना लिया है ना और फिर मैं अपने पिछले सारे काम से कंपेयर करूँ, तो मेरा पिछला काम इतना मुझे अपना बुरा लगता है कि मुझे कभी कभार मैं इतना एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ कि मैं कहता हूँ यार इसको हटाओ ना, ये ना नजर ना चले कि अब आगे माशाल्लाह जब नए प्रोजेक्ट नहीं तो आप कोक स्टूडियो वालों को ईमेल लिख रहे हो इसको हटा दें, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आई थिंक कोक स्टूडियो वाला ट्रैक तो टाइमलेस गाना है। हाँ, नो डाउट। और आई थिंक अब वो वाला पॉइंट भी आ गया कि अब वो समझ आ गई ये चीज़, मोमेंटम में चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, यू नो। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर वहाँ से वो वीडियोस और ऑडियो वाला जो मामला जब थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुआ, तो फिर लेट से 4 महीने बाद एक निकाल लिया ट्रैक, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। ठीक है यार महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार मैं लिखता रहता था, बनाता भी रहता था, लेकिन हमेशा उसको ना कोशिश करता था कि जब तक मैं 100% सेटिस्फाई ना हो जाऊँ ना, तो इस सब में हेल्प कौन करता था? ये सब जो आप कर रहे होते थे काम लिखने का, किसी को रिहर्स भी करते होगे किसी के सामने, तो इस सब में मदद कौन करता था? सपोर्ट सिस्टम कौन था? सपोर्ट सिस्टम एक चीज़ है और मदद दूसरी चीज़ है। सपोर्ट सिस्टम इमोशनली ना, हर तरह से सिस्टम, हाँ, मेरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो आप कह लें कि माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और मेरी फैमिली। ठीक है। ये मतलब उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि ये चीज़ बुरी है या ये अभी फ़िलहाल ना करो या कुछ है। मैं जब भी कुछ सुनाता था ना, दे वुड टेक इंटरेस्ट। अच्छा, जो मेरे लिए सबसे बड़ा हाँ वो यही होता था कि अच्छा कम से कम सुन के मतलब वो गौर से सुन रहे हैं और बता रहे हैं। तो अब वहाँ से वो सपोर्ट सिस्टम वाली बात, मदद की मैं कहूँगा कि जब भी मैंने कोई ट्रैक लिखा है, प्रोड्यूस किया है, कुछ है, मैं करता सारा काम खुद ही था और मुझे शौक भी इसी तरह काम करने का। अकेले अपने कमरे में बैठ के सामने लैपटॉप पड़ा है, वहाँ पे जो भी समझ आई म्यूज़िक बनाया, लिखा, और बस 4-4 5-5 घंटे ऐसे गुजर जाते थे कि मैं गलत भी बैठा हूँ ना, कमर में दर्द शुरू हो गया है, मुझे एंड तक नहीं पता चलता था कि यार मैं थोड़ा सा सीधा होके बैठ जाऊँ ताकि काम करूँ, क्योंकि आप काम में इतना गुम हुए होते हो। तो बस ये इसी तरह करते करते शौक भी रिफाइन होता गया, चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से होती रही। बिल्कुल, वो चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। सही। आप जितना ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट डालते हैं ना, किसी भी काम में किसी फॉर्मूला सेम ही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, मोहब्बत के साथ कर रहे हैं, पैशन के साथ कर रहे हैं, तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट एक बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल, वो साथ चलनी चाहिए, वो साथ आपकी जो है वो मैच्योर हो रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत से बात याद आई, कभी मोहब्बत हुई? हाँ, रोज़ी, मोहब्बत तो मुझे शुरू से ही है। किससे मोहब्बत? मुझे किस तरह आपको बताऊँ, मैं मोहब्बत की जब बात आती है ना, मैं उसको एक वो आम गुफ्तगू की बात नहीं समझता।
नहीं कि यार कभी मोहब्बत हुई हो या ये खास गुफ्तगू है। हाँ, ख़ास गुफ्तगू के अंदर पे मैं ख़ास तरीके से आपको ये बताऊंगा कि मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि आप अगर पानी का गिलास भी उठा रहे हैं तो आप मोहब्बत से उठा सकते हैं। आप घर अपनी अम्मी को गले लग रहे हैं, उसमें भी मोहब्बत है। अपने बहन भाई के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं, हर रिश्ते में अपनी अपनी तो मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत जो है मेरे लिए इट्स अ यूनिवर्सल क्वालिटी, इट्स अ स्टेट। वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि दो इंडिविजुअल्स, खास तौर मेल फीमेल के बीच में। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर फोर फ्रंट पे ही मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्वालिटी रखूँ कि हर चीज़ के अंदर ना मोहब्बत से काम लिया जाए। ठीक। और वैसे दूसरी वाली मोहब्बत हुई? दूसरी वाली का ना डेफिनेशन सबका फ़र्क होता है। सवाल तो वहीं आ गया, सवाल वहीं पे आ गया। अच्छा जवाब था आपका, हाँ, बड़ा अच्छा। हाँ, और आपने कंसाइज जवाब दिया। हाँ, लेकिन जब जो एक मेल और फीमेल को होती है मोहब्बत, जो हर शायद पाकिस्तान में तो हर बंदे को ही हुई होती है, लेकिन फिर भी ये हुआ हो कि यार हाँ हुआ था, बस वो बचपना था, लाइक इफ़ यू शेयर स्टोरी। नहीं, मुझे नहीं लगता उस तरह कभी। आई मीन देखें, इन द मोमेंट कभी भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो गया, आपको लगता है, क्योंकि जो चीज़ प्रेजेंट मोमेंट में हो रही होती है उसको आप बढ़ा चढ़ा के जो है ना, आपको लगता है कि यही है सब कुछ। हाँ, यही वही सिचुएशन पूछना चाह रहा था मैं आपसे। टाइम थोड़ा सा गुजर जाता है, आप पीछे देखते कि यार हाँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल फिर भी, क्योंकि मैं मोहब्बत और इश्क और इस तरह की जितने भी कॉन्सेप्ट्स कह लें, आइडियाज़ कह लें, चीज़ों के हैं, तो जितना थोड़ा बहुत एक्सपोजर शेर व शायरी का है, अच्छा थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके अंदर से जो भी आपको लिखा भी लिरिक्स के अंदर जाहिर है, फिर वो तो इट्स आवर फॉर्म ऑफ शेर व शायरी। कोई शेर लिखा नहीं, उस तरह से नहीं मेरा ख्याल, उस तरह से कभी। नहीं। हाँ, ठीक है, वो मेरा अपना फॉर्म एक एक्सप्रेशन का ही है कि लिरिक्स आगे लिख लिए। तो जब मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा मतलब इन कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जब बड़े बड़े शायरों ने बताया कि मोहब्बत आखिर क्या, अब यार वो देखें, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अभी हम 2 AM से पहले गा रहे थे जी। और मोहब्बत की होंदी है, चलिया जीनू जी होंदी है, और मोहब्बत की होंदी है। बिल्कुल। तो अगेन मैं कहूँगा कि वो जीनू जी तो हर जगह पे, हाँ, हर जगह के ऊपर जी कोशिश है, वो हम अक्सर यूज भी करते हैं कि जी को जी होती है। आगे चलते हैं, अब स्कूलिंग पे बात कर लेते हैं। स्कूलिंग कहाँ से की, पढ़े कहाँ से, फिर कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी, BNU आपने बताया। इस तरह हम स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल मैंने अपना 8वीं तक LGS EME के अंदर ही था मैं। अच्छा, लैंडमार्क अपने वहीं पे रिहाइश है, वहीं पे। ठीक है। फिर उसके बाद मैं O लेवल्स के लिए LGS JT गया था। JT के बाद मैं A लेवल्स के लिए LGS Phase 5 गया था। ठीक है। क्योंकि मुझे उस वक्त ना आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था, अभी भी है। आर्ट, मुझे वो पोर्ट्रेट्स बनाने का और स्केचिंग का बहुत शौक है। ठीक है। उस वक्त O लेवल्स में मैंने जब आर्ट रखी हुई थी JT के अंदर, फिर A लेवल्स में पता नहीं कोई मसला आया था ऑफर करने में, मैंने कहा यार फिर दूसरी जगह जाओ, अगर यहाँ पे आर्ट नहीं है फिर मैंने यहाँ पे नहीं, मैं फिर दूसरी जगह जा रहा हूँ, आर्ट में जाके पढ़ा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पढ़ाई का शौक था, इंटरेस्ट था शुरू से? हाँ जी, शुरू से ही था। वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही, वो कुछ एक ग्रुप स्टूडेंट्स का होता है जो कि बिल्कुल ही वो कहता है कि पासे करो इसको। हाँ। एक होता है जो एवरेज में थोड़ा थोड़ा देख रहा होता है, कहता है अच्छा थोड़ा सा देखना है। फिर एक वो टॉपर्स आ जाते हैं जो बिल्कुल ही गुस्से होते हैं, जो हमें से नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में जाके मुझे जो मैं काम कर रहा था, आर्किटेक्चर का जो मेरा प्रोग्राम था, उसके अंदर मैंने वो पूरा 5 साल शौक से गुजारे हैं। शौक से आपने आर्किटेक्चर किया और BNU से किया, और सिंगिंग वाली साइड भी साथ साथ ऑन रखी। तो इसमें इंटरेस्ट था किसके अंदर? आर्किटेक्चर में। हाँ जी। सिंगिंग का शौक जो है ना, वो बिल्कुल एक छोटे साइज से कह लें, O लेवल से शुरू हुआ है, तो यूनिवर्सिटी के टाइम में वो बढ़ता गया है। ठीक है। लेकिन ये है कि अगेन मैं 100% वो नहीं था कि मैंने 100 सिर्फ म्यूज़िक करना है। साथ साथ मेरे जितने प्रोजेक्ट्स होते थे आर्किटेक्चर के, उनको भी मैं शौक से देखता था, काम में भी इंटरेस्ट था। तो एक तरह से ना मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चल रहा था। और अक्सर जब मैं लोगों को बताता था तो कुछ लोग तो ये कहते थे कि यार बड़ी बात है कि तू आर्किटेक्चर भी कर रहे है। आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ डिग्री जो आप मतलब आराम से बस कह दो कि हाँ मैं भी पढ़ने के लिए करके जो है फारिग हो जाऊँ। उसमें आपको एक्चुअली अपना टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। बिल्कुल। तो विद अ डिग्री लाइक दैट किसी और चीज़ को साथ बैलेंस में लेके चलना, वो कुछ लोग फिर हैरान भी होते थे कि यार ये किस तरह कर रहे हो। तो मैं कहता मुझे इतना फील नहीं होता, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों का शौक है। ठीक है, जो चीज़ शौक से की जाए वो ऑब्वियसली हाँ, उसमें आपको फील नहीं होता कि कोई मैं एफर्ट कर रहा हूँ या वो आप इजीली सीन कर लेते हो। ठीक है। और फिर आगे यूनिवर्सिटी में जाके ये फिर उधर वहाँ पर आपने कॉन्सर्ट्स पे और फेस्टिवल्स पे परफॉर्म करना शुरू किया? कॉन्सर्ट्स पे मैंने 1-2 पे किया था, इवेंट्स पे। लेकिन एक आपकी बात से मुझे
एक वाक़या याद आया कि आई थिंक कोई इसी तरह का कोई इवेंट होना था, तो मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं परफॉर्म करूं। अच्छा। तो अब मैं बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि दैट वाज अ टाइम जब मैंने अपना भी एक कोई नया ट्रैक लिखा हुआ था, तैयार किया हुआ था। तो मैंने कहा यार मैं अपने दिमाग में पूरा उसको डे ड्रीम करके सामने लोग होंगे, मैं स्टेज पे जाऊंगा, अपना नया ट्रैक परफॉर्म करूंगा, लोग तालियां बजाएंगे और पूरा बकअप करेंगे। यस। तो ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब मैं अच्छा। स्टेज पे चढ़ने लगा था तो उस वक्त मुझे आगे किसी ने कोई इस तरह की बात कर दी कि टाइम कम है हमारे पास, मैनेजमेंट, तो आपको हम इस वक्त अलाउ नहीं कर सकते, वो दूसरे आर्टिस्ट आ गए हैं, बड़े आर्टिस्ट आ गए हैं, तो आप साइड पे हो जाओ। अच्छा। तो अब मैं सबको बता के भी आया हुआ था कि यार अगली मेरी बारी है, शोर मचाना है, सारों को कहा तुम लोगों ने बस पागल हो जाना है, चीखें मारनी है। मैं फिर ना और वहीं से वापस सीधा घर चला गया। वो तेरी मैं इवेंट पे भी नहीं रुका, मेरा कोई वहाँ पे, मेरा इतना दिल वहाँ पे जो है वो टूट गया कि मैं घर आके फिर मैंने फेसबुक के ऊपर, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था, मैंने वहाँ पे एक स्टेटस डाला कि यार इस तरह मेरे साथ हुआ है, इवेंट पे मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया। आई वाज बेसिकली एक्सप्रेसिंग माई हार्ट ब्रेक कि यार ये होना नहीं चाहिए और ये वो। तो एंड पे मैंने ना कुछ 2-3 लाइनें लिखी कि लेकिन इसके बावजूद जो लोग अभी तक मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं, और जो मेरे ट्रैक सुनते हैं, जितना भी हैं, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो भी सर्कमस्टांसेस हैं ना, दे आर प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग बिगर। ये उस वक्त कुछ 6-7 साल पहले की बात है, आज से 6-7 साल पहले। उसके नीचे फिर कमेंट्स भी कुछ मुझे याद है, कुछ इस तरह के थे, नहीं शरोज तुम इस स्टेज से बड़े हो, तुम बस बड़ा सोचो, एक दिन ये तुम्हारे पीछे होंगे कि हमारे पास आके परफॉर्म करो। और मेरी एक पुरानी इंग्लिश की टीचर थी LGSEME में, उन्होंने भी लिखा था कि तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा बन जाएगा। तो उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि यार मतलब किसी ने सपोर्ट करना हो, वो दिल उठाने के लिए जुमले ही बोल सकता है, हाँ, बात कर देते हैं, तो ज़ाहिर अच्छा तो लगता है, लेकिन यू डोंट टेक देम लिटरली। उसकी भी शायद ज़रूरत होती है आपको, बिल्कुल ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत आपको पता नहीं होता जब तक आपको चीज़ें सुनने को मिल नहीं जाती। तो खैर मैं अब वो रिसेंटली मेरे उस पे फेसबुक पे ना मेमोरीज वो आती है ना कि आप 6 years ago आप ये कह रहे थे, बिल्कुल। अब फेसबुक को भी देखे ज़रा, आप उठा के कह रहे कि देखो 6 साल पहले आप ये कह रहे थे, ऐसे ही है। तो बस वो फिर मेरे दिमाग में एक ना वो एक सिनेरियो बना कि देखिए एक तरफ कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली है, और एक टाइम था कि जिसमें मैं एक स्टेज पे मुझे नहीं, मैं बददिल हो गया था कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो हालात जो हैं वो बदल जाते हैं, बिल्कुल। और उस टाइम पे आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी ग्रोथ डे बाय डे हो रही होती है, और आप उसी तरह से चीज़ों को देख सकते हो। यू कैन एंड यू शुड ड्रीम बिग, लेकिन उन रिजल्ट्स को जल्दी में एक्सपेक्ट करना जो है वो भी आपका काम नहीं है। सही बात, क्योंकि आपने डे बाय डे बस अपने काम को उसको शौक से लेकर चलना है, और फिर इवेंचुअली फिर चीज़ हो ही जाती है। अच्छा, ये बात अब बताते हैं, आपके BNU में पढ़े, कैसा रहा 4 साल 5 साल की आपकी तो डिग्री होती है, तो 5 साल एक जगह स्पेंड किए, तो बड़ी एफिलिएशंस भी होंगी उसके साथ, जगह के साथ। कैसा रहा मतलब टाइम वहाँ पर? और मैंने बड़ी बातें सुनी हुई हैं BNU के बारे में, अजीब सी भी, अच्छी भी, तो वो बातें ही होती हैं सिर्फ, लेकिन असल में क्या था, आपने तो वहाँ से पढ़ा। जी BNU ना 5 साल का हमारा, पहले तो मैं ये बताऊँ कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है बाकी सारे डिपार्टमेंट। जिस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिल्कुल सेपरेट, हाँ मैंने ये भी सुना है, हाँ। तो वही हिसाब होगा। तो वो इस तरह से कि हमारा जो प्रोग्राम है ज़रा टफ था। अच्छा। अब तक नहीं मुझे पता, आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर नाउ, लेकिन उस वक्त तो ये था। तो हम लोग अपने नुक्कर के अंदर रह के काम कर रहे होते थे, लेकिन वो मज़े की लाइफ भी थी कि हम कभी मतलब स्टूडियो का टाइम चल रहा है, उसमें निकल के चाय पी ली, बाहर बैठ गए, गपशप लगा ली। तो वो मेरे लिए तो बड़ा कंफर्टेबल टाइम था 5 साल का। आई डोंट नो, मैंने वो उतना काम का प्रेशर भी नहीं लिया था, बस लगे रहे थे, कर रहे थे। तो वो इंस्टीट्यूशन मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन देखें, वो स्टूडेंट के ऊपर उसकी मर्ज़ी होती है कि वो किसी भी जगह के ऊपर जाता है। ज़ाहिर है एक इफ़ेक्ट होता है कि फैकल्टी कैसी है, माहौल कैसा है, वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इफ़ यू एक्टिवली सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड टू ग्रो एंड टू इंटरेक्ट विद टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स काम के हवाले से, तो फिर वो आप अपना रास्ता खुद बना रहे होते हो। बिल्कुल, कि जो चीज़ आपने हासिल करनी है, आप वो, अगर आप एमलेस होते हो तो फिर आप जाके किसी भी चीज़ के अंदर पढ़ सकते हो, कहीं पे भी जाके, वो सिर्फ BNU नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके अगर आपके पास कोई गोल नहीं है या आपके पास कोई नीयत नहीं है कि मैं इस जगह पे क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, तो फिर तो आप वेले बैठ के जो मर्जी करो, ऐसे ही है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस BNU का अच्छा रहा। अच्छा, ज़िंदगी में शिरोज़ अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। कोई बुरा टाइम आया कभी
हार्ड टाइम्स जिसे कहते हैं, जो भूलता ना हो अभी तक स्टिल? हार्ड टाइम्स डेफिनेटली आए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा हार्ड टाइम हो जो अभी तक मुझे वो ट्रॉमा देता हो। हाँ, यू नो, वो कुछ होते हैं पॉइंट्स होते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हो कुछ चीज़ से। इमोशनली कुछ इस तरह के वक्त आए थे मेरे पे कि जिनमें मैं कुछ ना बहुत अपने आप को डाउट करना शुरू हो जाता था कि यार ये मतलब पता नहीं मेरे से ये काम होगा कि नहीं होगा म्यूज़िक वाला। और वो सिचुएशन भी ऐसी थी कि अब देखिए, मैंने एक तरफ अपनी डिग्री की हुई है, 4 महीने मैंने जॉब भी की है। अच्छा, आपने जॉब भी की 4 महीने। उस जॉब के एंड पे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यार इधर मेरा दिल नहीं लग रहा, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका हुआ था कि कोई काम शौक से करने का मतलब क्या है। वो म्यूज़िक में मुझे मिल गया था। ठीक है, एक चीज़ आप चख लें और दूसरी चीज़ पे आप वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको पता है कि मैं इधर से ही मुझे ये चीज़ मिलनी है। जब मैंने उसको परस्यू किया तो अगले 2-3 साढ़े 3 साल के अंदर हमेशा आप कह लें कि 3-4 महीने बाद ना एक हमेशा मेरे पे फेज़ आता था कि जिसमें मैं बिल्कुल ना अंदर से ड्रेन हो चुका होता था, ये सोच के कि पता नहीं है मेरे से आगे होगा कि नहीं। डिड आई मेक द राइट डिसीजन? क्या मुझे आर्किटेक्चर ही परस्यू करना चाहिए या अपना कोई भी और काम? उसमें कौन सपोर्ट देता था कि नहीं नहीं यू आर गोइंग राइट? खुद को उठाना ही पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अपने ख्यालों के साथ अलोन ही होते हैं। लेकिन यू नीड पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू कि जो आपको रिमाइंड करवाते रहे कि नहीं यार लगे रहो, आपने ये भी किया, आपने वो भी किया, आप सही कर रहे हो। हाँ, डे बाय डे जो भी चीजें चल रही होती, क्योंकि आप अपनी अचीवमेंट्स को हमेशा ना बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर रहे होते हो। हाँ, यार हाँ हो गया, इसे देखते ही नहीं हो आप। सही बात है। तो वो मेरे पेरेंट्स वहाँ पे आई थिंक फोर फ्रंट पे हमेशा वही होते थे। मेरा भाई होता था, मेरी बहनें होती थी, माई फैमिली। यू नो, आप कह लें कि वो अगर वो एक यूनिट है तो दैट्स माई नंबर 1 फैन। वाह। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ही उन टाइम्स के अंदर। अच्छा, अगर कभी मैं बात करता था, 5। एक मेरा बड़ा भाई है, 3 छोटी बहनें। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं? भाई मेरा लॉयर है। अच्छा, बैरिस्टर है, वकील साहब है। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। वाह, क्या बात है। और आप सिंगिंग वाली साइड अब चूज कर बैठे हुए हैं, आर्किटेक्चर वाली साइड पे आपने कोई इरादा नहीं अब आगे? नहीं है, उसका अभी भी शौक तो है, बिजनेस, आर्किटेक्चर और जो भी मतलब काम शाम चल रहा है, तो उसको भी शौक से देखता हूँ। क्योंकि देखें, वो शुरू में एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी मेरे अंदर ही कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह वो आर्किटेक्चर वाला जो मेरा टाइम था 5 साल पढ़ने का, उसके अंदर अगर दोनों चीज़ें बैलेंस के साथ चल रही थी तो दैट्स प्रूफ कि आप एक से ज़्यादा चीज़ एक टाइम पे कर सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है। वो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप, हाँ एक टाइम ज़रूर होता है कि जिसके अंदर आप अगर डिसाइड कर लें कि मैंने ये करना है तो यू गिव इट योर ऑल। आपको अपना पूरा टाइम ये नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती देना होता है, आपका दिल कर रहा होता है कि आप दें। और इसी तरह हुआ कि वो 3-4 साल की मेहनत जो है, दैट इज़ व्हाट लेड अप टू द अपॉर्चुनिटीज़। जिस तरह कोक स्टूडियो है, सही। और एक सन जू एक ऑथर है, उसकी एक सेइंग है जो कि मेरे दिमाग में बहुत देर से एम्बेड हुई है। वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन सीज्ड मल्टीप्लाई। अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे और उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर आगे से वो ब्रांच आउट होके और अपॉर्चुनिटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। सीखा मैंने ये था कि काम आपको लग भी रहा हो ना कि ये कोई छोटा काम है यार, ये नहीं, मैंने मेरा गोल बड़ा है, आपने वो इग्नोर नहीं करना, उसको करते हुए जाना है। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने फिलहाल उस काम को देखना है जो आपके सामने है बिल्कुल। फिर जब उसको पकड़ते हैं तो फिर आपको अनएक्सपेक्टेडली आपका विजन कहीं पे टर्न होता है तो आपको दूसरी चीज़ नज़र आ जाती है। तो वो इंसान हमेशा क्यों में लगे हुए को मिलता है, क्या चीज़ वो क्यू में कोई लगा हो, एग्जैक्टली तो उसी को मिलेगा, और असली क्यू से बाहर वाले को बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेगा, बेशक वो 10 साल खड़ा रहे उधर। नेविगेट कर रहे होते हैं एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी, फिर तीसरी, तो फिर इवेंचुअली वो स्टेप बाय स्टेप वही वाला सारा हिसाब है जो हम सुनते आ रहे हैं कि बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। और फोकस आपका हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके अंदर मैंने कोई कमी नहीं आने देनी। ठीक, आई हैव टू गिव माई ऑल, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, घर वालों की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट थी हमेशा शुरू से थी? हमेशा से, जब से पैदा हुए, लाइक बचपन से याद ही होगा अब तक, थोड़ा बहुत माइंड में आते ही है इंस्टेंट। तो वो शुरू से कभी ये तो नहीं हुआ कि नहीं यार मेरे पास ये होता तो मैं शायद ये कर लेता मजीद उस टाइम पे जो गुजर गया है? नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं आया। बल्कि उसमें मैं ये कहूँगा कि मुझे ख़ुद भी ना, जब मुझे पता होता था कि मैं अभी फ़िलहाल ना एक स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मुझे हमेशा ये होता था कि अभी जो है मेरे पास उसी को मैं पहले मास्टर करूँ, फिर उसके बाद आगे जो है अगला स्टेप लूँ। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपके पास जब ऑप्शंस आ जाती है ना, आपकी क्रिएटिविटी भी मारी जाती है कुछ हद तक। सो यू नीड टू लिमिट योरसेल्फ। पहले जो चीज़ें हैं उन्हीं को एक्सेस करके आप कुछ ना कुछ बनाएं, फिर जब टाइम आएगा आपके पास चीज़ें आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल
तकरीबन कोई 1 साल पहले, आई थिंक 1 साल हो गया, मैंने अपना माइक और अपना इंटरफेस जो है वो अपग्रेड किया था। अच्छा, तो उससे पहले तक मैं वो अपना जो पुराना जो चला था वो यूज़ उसी को यूज कर रहे थे। हाँ, मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि यार ये चीज़ होगी तो मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगा। अच्छा, आजकल जिस तरह लोगों को ये लगता है अमूमन कि जी मैं ये करूँगा या मेरे पास ये होगा तो मैं करूँगा, तो वो एक बेस्ट सिचुएशन और बेस्ट टाइम मांग रहे होते हैं, शायद वो आएगा तो तब करूँगा, लेकिन वो टाइम गुजर जाता है, और वो टाइम जब गुजर जाता है तो फिर बंदा क्या कर सकता है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही है। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हो आप उसी में रह के बेस्ट अपना दें और काम करें यार, देखें। मतलब कि देखें ना उस वक्त, तो ये आपके सामने एग्जांपल ही है। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये था ना कि वो मैं आपको बताया था भाई का आईपॉड था। अब उस पे हमारा कोई वो ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने सुने या कुछ है, बस शौक की वजह से आप फिर कर के आप कुछ भी मैनेज कर ही लेते हो, जुगाड़ लगा लेते हो। अच्छा, अभी व्हाट्स योर एज? 26। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने का सोचा है? आगे देखिए, मेरे से ना मुझे याद पड़ रहा है एक बार कोई 3 साल पहले ना मेरा एक दोस्त बड़ी देर बाद मेरे से मिलने आया, तो वो मुझे कह रहा था कि यार आगे तूने क्या अपना प्लान बनाया है या कुछ है। तो मैंने कहा मैं बस चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, मुझे प्लान बनाने की कोई फिक्र नहीं है। प्लान, हाँ देखिए, प्लान वाले मामले के अंदर कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि इसी तरह होना है, लेकिन हकीकत मैंने ये पाई है कि आप अपना डायरेक्शन सेट करें, उसके अंदर ये होगा कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर और अपनी जो प्रेडिक्शंस हैं कि इसी तरह होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ मोड़ लेने पड़ेंगे। यू हैव टू रीएडजस्ट, बट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक डायरेक्शन पकड़ा तो उसके ऊपर आपने चलना शुरू करना है, फिर आपको आगे साथ साथ वो इस तरह, जिस तरह धुंध की एग्जांपल मुझे बड़ी पसंद है। धुंध के अंदर आप चल रहे होते हैं, आपको सिर्फ आगे अपने 5-6 कदम नजर आ रहे होते हैं ना, तो जब आप वो तय कर लेते हैं तो फिर आपको अगले 5-6 कदम नजर आते हैं। तो आपने जिंदगी को इस नहज पे रखा हुआ है कि बस अगले 4-5 स्टेप्स देखो, ज्यादा लंबी सोचने की जरूरत नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, ऐसे ही है। वो कुछ हद तक बात, बंदा टेंशनों से भी फ्री रहता है। बिल्कुल, वो कुछ हद तक बात ये भी है कि इंसान को नहीं पता होता, आप अपनी जितनी मर्जी प्लानिंग कर लेना, लाइफ कैन टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आप बस पता भी नहीं लगेगा ये क्या हुआ था, 1 सेकंड लगेगा। जब आप इस हकीकत को कंसिडर करके चलते हैं तो फिर आप बस अपने डायरेक्शन को देख रहे होते हैं कि यार ये एक डायरेक्शन मैंने पकड़ के रखना है, और इसके अंदर फिर जो भी मुझे जो है डायरेक्शन अपनाना पड़ा बाद में जाके वो मैं कर लूँगा, यू नो। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछला सीजन भी गुजरा कोक स्टूडियो का, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? अच्छा सवाल है। पिछला सीजन मेरा, यार पता है बदलते रहते हैं। मुझे शुरू में जब पसूड़ी आया था तो बिफोर इट गॉट सुपर फेमस, वो तो उससे पहले मुझे वो बहुत पसंद कर दी थी ना, वो तो हर घर हर बच्चे की जुबान पे, मतलब दुनिया पूरी वो पसूड़ी में लगी हुई थी। वो तो खैर किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। वो बस एक बहुत ही कह लें कि 1 in a million टाइप एक सिनेरियो हो गया था कि एक ऐसा पाकिस्तान से निकला गाना, द मोस्ट गूगल्ड सॉन्ग ऑफ 2022 आई थिंक, है ना, कुछ इस तरह का था। तो वो BTS को भी काट के पाकिस्तानी गाना जो है वो आ जाए, तो ये तो कमाल की बात है, मजेदार। तो वो पसूड़ी था पहले, लेकिन आई थिंक अब पीछे हट मुझे सबसे ज्यादा पीछे हट, वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हम आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं आपके रैप के हवाले से ही, और जो आपका गाना आया मगरोला, तो जरा अवाम को थोड़ा सा पार्टी भी तो करवाएं ना, चखाएं जरा। हाँ जरा, शादी में जिसकी शादी आने वाली है तो वो जरा ये सुने और लगाए ट्रैक, एंजॉय करे, और इमेजिन भी करे कि ये जो सिनेरियो बयान हो रहा है वो असल में क्या है। ऐसे ही है, यू नो। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਟੋਏ ਵੇਖ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੀ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਸੈੱਟ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਚਿਕਨਾ ਤੇ ਡੈਂਡੀ, ਹੋ ਟੁਰਨਾ ਵਾ ਅਗਰਾਂ ਤੇ ਮਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੱਟ ਗੱਟ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਾਵਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਚੀ, ਹਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਹਾਰਟ ਔਨ ਮਾਈ ਸਲੀਵ ਜਿਵੇਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਲਾਈ ਤੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਕੋ ਲੁੱਡੀ ਸ਼ੁੱਡੀ ਪਾਈਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕ ਧੱਕ ਸੱਜ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਂ ਬਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਜੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੱਸ ਕੇ, नजर तेरी सजा दूं, जलवों पे तेरे मैं लुटा हूँ, कसम तेरी फिदा हूँ, ये महफिल तेरे नाम, तू बोले तेरे लिए सबको नचा दूं, ऐ बुला के सब नखरे जान दे जिथे ले चले रात तज मगरों ला। क्या बात है। तो आपने ये गाना ज़रूर सुना है, मगरों ला,
और ये बड़ा ही कमाल वेडिंग सॉन्ग है जो कि कोक स्टूडियो ने अपने इस सीजन में लॉन्च की है। तो हमारे साथ थे शेरोज उर्फ रोजियो रोजियो। तो इनको पसंद करें, इस पॉडकास्ट को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।